जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल जीडी ज्ञान धर्म में स्वागत है। आज की यह वीडियो बड़ी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 की इतिहास की एनसीईआरटी का अध्याय 1, जिसका नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठें, जिससे आपको समझने में आसानी हो और जब भी आप अपना रिवीजन करें तो आसानी से कर पाएं। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। जब हम अध्याय 1 शुरू करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे एक बच्ची का चित्र दिया हुआ है। दरअसल हमने पहले ही इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि इसमें हर पार्ट को, हर अध्याय को किसी बालक या बालिका द्वारा समझाया गया है। उसमें उस पार्ट का परिचय बालक या बालिका द्वारा किया गया है। तो इसमें जिस बच्ची द्वारा इस पार्ट का परिचय किया गया है उसका नाम है रसीदा। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। इसमें रसीदा एक अखबार पढ़ रही थी और रसीदा की निगाह अखबार की एक खबर पर पड़ी जिसमें लिखा था कि 100 साल पहले। तो रसीदा के मन में यह सवाल उठा कि इतने पुराने समय की बात कोई कैसे पता कर सकता है। इसके बारे में उन्हें जानकारी किस प्रकार से है। तो आगे हम इस अध्याय में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे है कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अगर हमें अभी कुछ समय पहले की बात जाननी हो, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था या 1 महीने पहले क्या हुआ था, तो हम उसे आसानी से पता कर सकते हैं या किसी परिचित व्यक्ति से उस बारे में जान सकते हैं। लेकिन हम इस बारे में कैसा पता करेंगे कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले क्या हुआ था, 1000 साल पहले क्या हुआ था। तो हम इसका कैसे पता लगा सकते हैं, इस बारे में कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब यहाँ पर एक हेडिंग दी हुई है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का अर्थ है वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका जवाब हमें आगे के पैराग्राफ में मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगा। जो आपको पेज 2 पर, दूसरे नंबर के पेज पर जो मैप दिया गया है उस मैप में हमें नर्मदा नदी का पता लगाना है। अगर हम इस भारत के मैप को देखेंगे तो भारत के मैप के बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल सेंटर में नर्मदा नदी जा रही है। नर्मदा नदी के ऊपर विंध्य पहाड़ियाँ है, सोन नदी है, वह इसके नीचे वाले भाग पर ताप्ती नदी व सतपुड़ा की पहाड़ियाँ दिख रही है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी जो है कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। जो प्राचीन समय में कई लाख साल पहले लोग इस नदी के किनारे रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। यहाँ जो लोग रहते थे, यहाँ आसपास जो लोग निवास करते थे वो कुशल संग्राहक थे। वो संग्रह करते थे आसपास के जंगल की विशाल संपदा, जो फल, सब्जियाँ और जो अन्य चीज़ें जंगलों में लगती थी या फिर शिकार वगैरह, इनसे वो भली भांति तरीके से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। शिकार को आखेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो लोग रहते थे वे अपने भोजन के लिए जड़, फल, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे और वो जानवरों का शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब हमें इस मैप में सुलेमान और किरदर पहाड़ियों का पता लगाना है। तो इसमें दिया गया है उत्तर पश्चिम। अगर हम उत्तर पश्चिम दिशा में देखेंगे, भारत के मैप के मानचित्र के उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो हमें यहाँ किरदर और सुलेमान पहाड़ियाँ दिखेगी। इन पहाड़ियों के ऊपर काबुल नदी बह रही है तथा इन पहाड़ियों के पूर्व में झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, व्यास नदी, सिंधु नदी आदि बह रही है। जो उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरदर पहाड़ियाँ थीं, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। जो किरदर और सुलेमान पहाड़ी है, इसी क्षेत्र में सबसे पहले मानव ने लगभग 8000 वर्ष पूर्व
सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। तो अगर हमें ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया गया था, तो सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। और इसी क्षेत्र में भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू भी बनाया गया था। यहाँ पर लोग गाँव में निवास करते थे। अब आगे पढ़ते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। अगर हम भारत के मानचित्र में, भारत के मैप में अगर उत्तर पूर्व देखेंगे तो उत्तर पूर्व की दिशा में हमें गारो पहाड़ियाँ दिखेगी। इसके ऊपर हमें ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई दिख रही है। तो इसके नीचे दक्षिण दिशा में हमें गंगा नदी बहती हुई दिख रही है। यह गारो पहाड़ियाँ और भारत के विंध्य पहाड़ियाँ, जो भारत के मानचित्र के मध्य भाग में जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं, जिसके ऊपर चंबल नदी व एक तरफ नर्मदा नदी, सोन नदी बह रही है, उसी क्षेत्र की बात हो रही है। ये कुछ अन्य स्थल थे जहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। और जो विंध्य के उत्तर में स्थित है, मतलब विंध्य क्षेत्र, विंध्य पहाड़ियाँ हैं, इसके जो ऊपर का भाग है, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र माना जाता है, उस क्षेत्र में सबसे पहले चावल की खेती प्रारंभ हुई थी। अब आगे पढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब हमें मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाना है। जब हम भारत के मैप को उत्तर पश्चिम की ओर देखेंगे तो यहाँ पर हमें झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, व्यास नदी और सिंधु नदी दिखेगी। सिंधु नदी इसमें सिर्फ मुख्य नदी है, वो बाकी झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी और व्यास नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। जो सिंधु और इसके आसपास की जो नदियाँ थी, जो उसकी सहायक नदियाँ थी, इसी नदियों के किनारे सबसे पहले आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था। लेकिन इसके विपरीत अगर गंगा नदी क्षेत्र जो देखेंगे, उस क्षेत्र में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब हमें मैप में गंगा और उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाना है। तो भारत के मध्य में गंगा नदी व उसी की ओर गंगा नदी में आकर मिलती है सोन नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था। जो गंगा के दक्षिण में ये गंगा नदी जो बहती हुई जा रही है, इसके जो दक्षिण में ये जो क्षेत्र दिख रहा है, गंगा नदी व महानदी के बीच का जो क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र में प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उप महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की थी। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अंत कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। तो इस टॉपिक से, इस पैराग्राफ से हमें यह पता चलता है कि उस समय भी यात्राएं होती थी। व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था। ये यात्राएं जोखिम भरी होती थी क्योंकि भारत में कई स्थानों पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, तो रेगिस्तान भी है, नदियाँ भी है, नदियों में अक्सर बाढ़ आ जाती है, समुद्र, इन सभी कारणों से यात्राएं जोखिम भरी होती थी। लेकिन ये यात्राएं असंभव नहीं थी। व्यक्ति इन सभी आपदाओं के बावजूद, इन सभी जोखिमों के बावजूद यात्रा करता था। मनुष्य ये यात्राएं काम की तलाश में करता था तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उन्हें अपना क्षेत्र परिवर्तन करना पड़ता था। अभी वह जिस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, अगर वहाँ कोई आपदा आ जाती है, वहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उन्हें उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता था। इसके अलावा जो व्यापारी होते थे वो अपने वस्तुओं को, अपने सामान को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, जिसके लिए वो सिंपल सामान्य रास्तों का प्रयोग करते थे, जिसमें वो पैदल, बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, तो कभी कभी वो नाव व जहाज़ों का प्रयोग भी करते थे। धर्म गुरु जो रहते थे, जो विद्वान लोग रहते थे, वो शिक्षाएं देने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए आदि कारणों से भी यात्राएं करते थे। तथा कुछ लोग ऐसे भी थे जो आगे कौन सा क्षेत्र है, नए नए क्षेत्रों को खोज करने के लिए, नए नए क्षेत्रों की खोज करने के लिए भी यात्राएं करते थे। अब इस पेज पर हम राइट की तरफ देखेंगे, दाईं ओर देखेंगे तो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। मानचित्र
एक, दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। जो हमें मानचित्र एक दिया हुआ है, इसमें हमें क्या दिखता है? इसमें हमें भारत भी दिख रहा है, पाकिस्तान भी नज़र आ रहा है, बांग्लादेश भी नज़र आ रहा है, नेपाल भी दिख रहा है, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार, ये सभी पड़ोसी देश दिख रहे हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। इसमें जिन देशों का नाम लिखा हुआ है यह सभी दक्षिण एशिया का भाग है और दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब हमारे पास सवाल है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो इसका जवाब आपको देना है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देवें कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब हम जब मानचित्र एक को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो भारत का दक्षिण क्षेत्र है, वहाँ पर भारत की सीमा जो बना रहा है वो समुद्र बना रहा है तथा भारत के उत्तर में हिमालय है जो भारत की उत्तरी सीमा तय करता है। अब हम पढ़ेंगे देश के नाम। अब इस टॉपिक में, इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि भारत देश का नाम, भारत व हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब कैसे पढ़ा। अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। आपकी जो एटलस की बुक होगी उस बुक में हमें ईरान और यूनान देश जो हैं उनका पता लगाना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और फिर इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जो ईरान और यूनान के जो लोग थे वो जब उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़े, उन्होंने भारत की ओर आए, तब इन लोगों ने जो सिंधु नदियाँ बहती थी प्रमुख तरीके से उसे हिंदोस कहा तथा बाद में इंदोस कहा। और इस नदी के जो पूर्व में जो भूमि प्रदेश था उसे इन लोगों ने इंडिया नाम दे दिया। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। जो भरत नाम था वो उत्तर पश्चिम में जो एक ग्रुप रहता था, जो लोगों का एक ग्रुप रहता था, उसके लिए प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। और जो ये ग्रुप था, ये जो लोगों का ग्रुप था, उसके बारे में हमें जानकारी जो संस्कृत का आरंभिक ग्रंथ जो है ऋग्वेद, जो लगभग आज से 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, उसमें इनकी जानकारी मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। पहले जो भरत नाम था ये लोगों के ग्रुप के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा। अब हम इस पेज के बाईं ओर देखेंगे तो हमें देखेंगे ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। हमें यहाँ पर एक पांडुलिपि का एक पृष्ठ दिया गया है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। यह जो पेज जो नीचे दिया गया है, एक चित्र जो दिया गया है, यह एक पांडुलिपि है जो लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। यह भूर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई है। अब हम देखेंगे अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेनूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो अतीत के बारे में हम जानकारी पुरानी पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी जिन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। अभी के समय में पुस्तकें प्रिंट करी जाती है, लेकिन उस समय जितनी भी पुस्तकें थी सभी हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए उन्हें पांडुलिपि भी कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मेनूस्क्रिप्ट कहा जाता है। मेनूस्क्रिप्ट लैटिन शब्द मेनू से बना है जिसका अर्थ होता है हाथ। ये पांडुलिपियाँ जो होती थी ये ताड़ पत्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ से बनते थे और इन्हीं पर इन्हें लिखा जाता था। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिर और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो बहुत सारी पांडुलिपियाँ थी
उन्हें कीड़े खा गए या फिर कुछ को नष्ट कर दिया गया। लेकिन आज भी हमें बहुत सारी पांडुलिपियाँ मिली हुई है। ये पांडुलिपियाँ मंदिर और विहारों से प्राप्त होती है। इनमें उस समय के जो धार्मिक मान्यताएं थी, व्यवहार थे, या फिर कहे कि राजा का जीवन, औषधि, विज्ञान आदि के बारे में चर्चा मिलती है। उस समय किस प्रकार से जीवन था, इन सभी के बारे में इन पांडुलिपियों में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर महाकाव्य जैसे कि रामायण, महाभारत, बहुत सारी कविताएं तथा नाटक भी थे। इन नाटकों, इन ग्रंथों को संस्कृत में लिखा गया है तथा कुछ को प्राकृत में भी लिखा गया है, कुछ को तमिल में भी लिखा गया है। उस समय जो आम जनता की भाषा थी, जो आम जनता जिस भाषा का प्रयोग करती थी, वह प्राकृत भाषा थी तथा जो विद्वान श्रेष्ठ जन थे वह लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु ऐसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। तो हम प्राचीन इतिहास को जानने के लिए, अतीत के बारे में जानने के लिए अभिलेखों का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिलेख क्या है? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो लेख पत्थर पर लिखे जाते थे। पत्थर या किसी धातु पर जो लेख लिखे जाते थे उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। कभी कभी शासक, जो राजा रहते थे, जो शासक रहते थे, वो अपने आदेश, उनके यहाँ के जो नियम वगैरह रहते थे, रूल्स, इन सभी को अभिलेखों पर लिखवाते थे। या फिर राजा ने जो जो अच्छे काम करे, जो उसकी उपलब्धियाँ हैं, जो जो युद्ध उनने किए हैं, जिन युद्धों में उसने विजय प्राप्त करी, इन सभी नियमों को, इन सभी चीज़ों को वह अभिलेखों पर लिखवाते थे ताकि आने वाले समय में उनके बाद की जो पीढ़ियाँ आएगी उन्हें उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अब इस पेज में हम दाईं ओर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक भाषा, दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इसमें जो चित्र दिया गया है वह एक अभिलेख है जो सम्राट अशोक द्वारा लिखवाया गया था। यह अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराना है और यह वर्तमान समय में अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में जिस लिपि व भाषा का प्रयोग किया गया है वह लिपि यूनानी और अरामाइक लिपि है। अब हम देखते हैं, इसमें एक प्रश्न दिया गया है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? अब इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें पाते हैं इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं वो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी हुई वस्तु, इनकी इमारत, चित्र, मूर्ति आदि चीज़ों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। अब हम इस पेज में बाईं ओर देखेंगे तो एक प्राचीन 2-3 इसमें जो चित्र दिख रहे हैं, एक घड़े का चित्र दिख रहा है तो कुछ सिक्के दिख रहे हैं। तो जो बाया जो घड़ा है एक प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र है, घड़ा है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और जो इसकी दाईं तरफ जो चित्र दिया गया है एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? इसमें एक प्रश्न दिया गया है कि हमारे द्वारा आज जो प्रयोग में लाने वाले सिक्के हैं उनमें और इन सिक्कों में क्या अलग अलग चीज़ें हैं, क्या भिन्नताएं हैं? पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न दिया गया है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? इसके बारे में भी आपको कमेंट में बताना होगा। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्त्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ नया शब्द जानने को मिला है, इतिहासकार। अब हमारे सामने एक सवाल है कि इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं, उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः
इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अर्थात इतिहास को जानने के लिए हमें स्रोतों की आवश्यकता होती है। उन्हीं स्रोतों की सहायता से हम इतिहास को जान सकते हैं, अतीत का निर्माण कर सकते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जिसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो जो अतीत है वो अतीत एक नहीं है। अतीत का प्रयोग यहाँ बहुवचन के लिए किया गया, क्योंकि जो जितने भी समाज में जितने भी प्रकार के लोग रहते थे, सभी के लिए अतीत के मायने अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि कृषक, मजदूर, इनका जीवन राजा रानी से अलग होता था। व्यापारी का जीवन शिल्पकारों से अलग होता था। और ये चीज़ें हम आज भी देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो लोग रहते हैं वो अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर प्राप्त करते थे। तो इसके विपरीत अगर मैदानी भाग में देखें तो यहाँ पर अपना भोजन लोग खेती करके, कृषि करके प्राप्त करते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद था, वो था विजयों का लेखा जोखा रखना। जो राजा रानी थे वो अपनी विजयों का, अपने दैनिक कार्यों का लेखा जोखा रख पाते थे, लेकिन आम जनता अपने इन कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। इसलिए उनके बारे में हमें कम जानकारी मिलती है, लेकिन पुरातत्व की सहायता से उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा सकती है। हालांकि उनके बारे में अभी भी बहुत सारी जानकारी बाकी है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अंततः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व के तिथियों का उल्लेख करेंगे। इसका मतलब है कि जो हम तिथियां देखते हैं वह ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां देखते हैं। अगर मैं कहूँगा कि 2000 यह सन 2000 की बात है, इसका अर्थ है कि ये ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद की बात है। लेकिन अगर इसके पहले की बात रहेगी तो वह ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथि कही जाएगी। मतलब ईसा पूर्व की अगर बात आ जाती है तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल जितने भी ईसा पूर्व कही जाएगी बात, उतने ईसा पूर्व रहेगी। तो इस पुस्तक में साल 2000 को आरंभिक बिंदु मानकर इसमें तिथियों का उल्लेख किया गया है। अब हम देखेंगे इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। अब हम इंग्लिश में कहीं कहीं पर देखते हैं बीसी लिखा हुआ होता है, किसी भी साल के बाद बीसी लिखा हुआ होता है, और कहीं कहीं पर एडी लिखा होता है। जो बीसी लिखा हुआ होता है वो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। लेकिन जहाँ पर एडी लिखा हुआ होता है, किसी भी साल के बाद एडी लिखा हुआ होता है इंग्लिश में, तो उसका मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी को हिंदी में ईस्वी कहते हैं। हिंदी में उसकी जगह ईस्वी लिखा होता है, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग भी होता है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। जो सीई होता है, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। अब पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। अब हम जब पृष्ठ 3 पर देखते हैं तो वहाँ पर एक साल लिखा हुआ है 4700 वर्ष पूर्व। मतलब यह 2000 जो आरंभिक बिंदु माना गया है उससे 4700 वर्ष पूर्व माना गया है। मतलब 2000 साल ये और 2700 साल पुराने ईसा मसीह के जन्म के पहले, तो उस साल को हम लिखेंगे 2700 बीसी।
मतलब 2700 ईसा पूर्व, मतलब 2700 साल ईसा मसीह के जन्म के 2700 साल पहले तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो आरंभिक नगर बसे थे वो 2700 ईसा पूर्व बसे थे। मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2700 साल पहले नगर बसे थे उस क्षेत्र में। और दूसरी तिथि लिखी हुई है 2500 साल पहले। तो 2500 साल पहले मतलब कि जो ये 2000 साल तो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले 2000 साल और 500 साल उनके पहले, उनके जन्म के 500 साल पहले मतलब 500 ईसा पूर्व। तो गंगा नदी क्षेत्र में जो नगर बसे थे वो लगभग 500 ईसा पूर्व बसे थे। अब जो अगला चीज़ है वो है अन्यत्र। हमने पहले ही परिचय वीडियो, इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लिया था कि इसमें अन्यत्र का कॉलम भी दिया हुआ है जिसमें कुछ अन्य जानकारी हमें प्राप्त होती है। अन्यत्र के कॉलम में हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जिस समय की यह बात हो रही है उस समय विदेश में या दूसरे क्षेत्रों में, दूसरी दुनिया में उस समय जो दुनिया के अन्य क्षेत्रों में कौन कौन सी घटनाएं घट रही थी। तो यहाँ पर एक घटना के बारे में बताया गया है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। तो ये जो चित्र दी हुई है ये एक लिपि है, यह उस समय की लिपि है और उस समय इस लिपि का प्रयोग करके लोग बातचीत वगैरह करते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा है जहाँ से एक ऐसे उत्कीर्ण पत्थर मिलता है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़ियों के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकें। अब यहाँ पर कल्पना करो का एक कॉलम दिया हुआ है। तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे। उपयोगी शब्द: यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: कृषि का प्रारंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4300 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों ये तक कक्षा 6ठी की एनसीईआरटी इतिहास के एनसीईआरटी का अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।